हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेशपाल। वेलकम्स यू ऑल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बॉटनी सेकंड का पेपर एनालिसिस, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो जस्ट प्रायर टू पेपर या जस्ट प्रायर टू एग्ज़ाम किस तरीके की प्रो टिप्स होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के पास में, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं एंड उससे पहले आपकी क्या क्या किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें। इससे पहले मैंने बॉटनी फर्स्ट की चीज़ों को डिस्कस किया था आप सबके साथ में, जिसमें मैंने बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर दोनों की ही वीडियोस बनाई थी, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिली मुझे, और रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा, बिकॉज जिस तरीके का एग्ज़ाम हुआ और बच्चों ने बताया, आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ चलो अच्छा हुआ सभी का। एंड इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें और कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा जो कि हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे, नॉट ओनली बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, राइट। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके का एग्जाम देने जा रहा हो, ये उसके लिए काम आएगा। देखिए, इससे पहले जो हुआ था फर्स्ट पेपर, दैट वाज कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, और क्या कह सकते हैं कि ओएमआर पैटर्न बेस्ड। ये क्या था, इस तरीके से था कि चूज द ऑड वन आउट या चूज द करेक्ट वन, है ना। बट ये जो पेपर हो गए सेकेंड और थर्ड पेपर, ये पूरे तरीके से सब्जेक्टिव हैं। अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए, बिकॉज सेम प्लान से सेम तरीके से आप सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जस्ट प्रायर टू एग्जाम, वो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो नो मोर वेस्टिंग टाइम, चीज़ों को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड आगे देखते हैं कि किस तरीके से सब कुछ हो सकता है। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पर जो है सिलेबस ले रखा है कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे पहले आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जो मैंने बताया था जूलॉजी के लिए कि किस तरीके से प्लानिंग रहेगी। आई वॉज जस्ट लाइक कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। 10 क्वेश्चन आएंगे और उन 10 में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाया जाए तो क्या हो सकता है कि हमारे पास में 4 यूनिट्स हैं, एंड आउट ऑफ दिस 4 यूनिट्स, पर यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन। हर यूनिट से क्या हो गए, 2 क्वेश्चन निकल करके आए, और बाकी तो ओवरऑल में 8 क्वेश्चन हो गए, और बाद में जो निकल करके आए वो रहे 2 क्वेश्चन और। तो हो सकता है कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को मिक्स करके दे दें, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ को मिक्स करके दे दें, जहाँ पर जिस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाए। ओवरऑल में 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अब बात निकल करके आती है ये कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस बनने के, राइट। अपना दिमाग और अपना एनालिसिस इस जगह पर चलेगा कि मेजरली कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि ये जो पूरी यूनिट है साइटोलॉजी वाली, आप यहाँ पर इसको बॉटनी सेकंड में पढ़ रहे हैं, है ना, बीएससी सेकंड ईयर में, और सेम चीज़ आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जूलॉजी में। सेम चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, राइट। अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करूँ तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नई है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड मॉडल, मतलब यहाँ तक की चीज़ें, राइट ना। ये थोड़ा सा लैंप ब्रश और जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये थोड़े से अलग में चले गए, लेकिन यहाँ तक का सारा सेम। फर्दर मोर सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस, देयर सिग्निफिकेंस और क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, यहाँ तक में सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि जब आप एक चीज़ पढ़ने के लिए बैठे हैं, जब आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ने बैठे हैं तो न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो सिर्फ आप न्यूक्लियस ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे, आप जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप साथ के साथ में ये पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर फर्दर अपने जैसा दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीड सेल डिवीजन, है ना। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर यूनिट में देखूं तो किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए, माइटोसिस, मियोसिस और देयर सिग्निफिकेंस, ऑल टाइम फेवरेट, है ना, कि माइटोसिस क्या होगा, कि मियोसिस क्या होगा। मतलब मैं जस्ट एक गैसेस दे रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफिशियली यही क्वेश्चंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पहले से जानता हूँ कि हाँ जी कौन से क्वेश्चन आएंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस टू यू, ओके ना। और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं मेरे पास में उससे फ़ायदा सभी को मिल सके, ओके ना। तो माइटोसिस मियोसिस वाला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट रहता है। एक ये जो लैंप ब्रश और ये जो बी क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। साथ के साथ में अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करूं, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, है ना, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली है, राइट, एक सीरीज है कंटिन्यूस मैनर में। तो ये चीज़ें क्या है, अकॉर्डिंग टू मी प्रिपेयर होनी चाहिए, है ना। और इसको मैं ऐसा नहीं अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस अलग है या फिर न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग चीज़ हो जाएगी, ना, वो सारा का सारा एक पैटर्न में चलेगा। तो अल्टीमेटली आपने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर किए इसमें से ही, कि एक क्वेश्चन ये हो गया,
एक क्वेश्चन आपका लैंप प्रोसेसर ये वाला हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। मतलब 3 क्वेश्चंस निकले इस यूनिट में से जो कि मेजरली बन सकते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ क्या चलिए यहाँ पर हम लोगों की एनालिसिस की, हाँ जी चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। फर्दर मोर दूसरी यूनिट जेनेटिक्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन सीधा सीधा क्लास 12, ठीक है, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। जेनेटिक्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सीधा सीधा सा क्लास 12, ओके ना। जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन में कौन कौन सी चीजें निकल करके आती हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लीजिए। जीन इंटरेक्शन में सॉरी, इंटरएलिलिक, इंट्राएलिलिक इंटरेक्शंस, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स किस तरीके से रहते हैं, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं। दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जीन इंटरेक्शन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला पॉइंट निकल करके आता है, लिंकेज वगैरह कैसे रहती है, राइट ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है सारा कुछ ही पढ़ना है, बट इसमें से जब आप पढ़ने लगते हैं ना तो आप बड़े इजीली इन चीज़ों को छांट लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, वॉट इट। और जस्ट प्रायर टू एग्जाम में ये तो नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सब पहले से ही इस चीज़ को प्रिपेयर कर चुके होंगे। लास्ट मोमेंट पर टिप्स क्या हो सकते हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा, राइट। सिमिलरली क्या है यहाँ पर कि म्यूटेशन एंड मैकेनिज्म एंड ऑल दैट, तो इसमें से भी क्या है इसी तरीके का आप गैसेस कर सकते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगेन इकोलॉजी वाली यूनिट बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना। 10 में से मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं। अब लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा स्पून फीडिंग की जा रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी अभी के कंपेयर में। फर्दर मोर चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करें अभी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि इनकेस अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस वाले क्वेश्चन की, है ना। अभी देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए है, एंड सिमिलर चीज़ें थर्ड ईयर के लिए भी मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। पहले सेकंड ईयर को पूरे तरीके से फ्री कर देते हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस वाला क्वेश्चन, एंड आपसे इसका पूछा गया सिग्निफिकेंस, राइट। तो लिखना क्या है और लिखना कैसे है, दोनों ही चीज़ों को टारगेट करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे, है ना, तो सबसे पहले रहेगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाट इज सेल डिवीजन, है ना, कितने तरीके का है, कैसा है, क्या है, ये सारी की सारी चीज़ जनरल इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट्स आप क्या बताएंगे, इसके टाइप्स, कि यस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिवीजन एंड दीज आर इट्स टाइप्स, राइट ना, कि जो भी है आपके पास में कि माइटोसिस है, वेदर मियोसिस है, वॉट एवर इट में भी, टाइप्स वाली चीज़ें आ गई। फिर उन टाइप्स में होगा डिफ्रेंसिएशन, है ना, कि व्हाट में बी द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस वन। इनमें अब देखिए क्वेश्चन एलेबोरेट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर 50 नंबर का पेपर है, 4 क्वेश्चन में अगर आप डिवाइड करेंगे, एक क्वेश्चन आपका 12.5 मार्क्स का। आपके पास में कंटेंट इतना होना चाहिए कि हाँ जी आप उसमें 12.5 लायक डिजर्व करते हो। देखिए आउट ऑफ आउट तो किसी बच्चे को नहीं मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन में, है ना, एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट आपके पास में उतना कंटेंट होना चाहिए कि 12.5 में से आप 10 तो गेन कर सकें। ऐसे करते करते अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें आपको हर क्वेश्चन में 10 मिनट लिए हैं, तब आपके 40 पहुंचेंगे, है ना। जो बच्चे पहले से पेपर दे रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में 10 नंबर निकलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। आपके पास में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर सेंस काम आएगा कि आपको आंसर को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन वाला पॉइंट देना है दोनों में। अब ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स में एक एक दो पॉइंट्स का लिख रहे हैं, आप साथ के साथ में पूरा एलेबोरेट करेंगे। जैसे मैं अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो माइटोसिस जो रहा, राइट, माइटोसिस सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है ना। ऐसा अगर मियोसिस होता है, मियोसिस डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। मियोसिस में पहले से ही 2 साइकिल रही, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, एंड देन फिर मियोसिस में फर्स्ट सेकंड, वैसा ही पीमेट फर्स्ट एंड देन पीमेट सेकंड, राइट ना। बट अलॉन्ग विद दिस मैं पी फर्स्ट को फिर से क्या करूंगा, सब डिवाइड करूंगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सारी की सारी स्टेजेस आपको बतानी पड़ेंगी बिकॉज द क्वेश्चन वेटेज इज 12.5, राइट ना। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जो कि मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सिर्फ ना क्वांटिटी कम करनी होती है, आप लोगों को क्वालिटी कम नहीं करनी होती है। सेम क्वेश्चन को हम 5 नंबर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को 10 नंबर में, और सेम क्वेश्चन को हम 12.5 में, और चीज़ें भी हम वही बताएंगे, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी तरीके से बताएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर के नीचे तक, एंड आफ्टरवर्ड्स इसके बाद में क्या चलेगा, इसका सिग्निफिकेंस भी चलेगा। ये उसी तरीके से चीज़ें हैं जैसे मान करके चलें कि आपने 5 किलो चीनी खरीदी,
और आपने 2 किलो चीनी खरीदी। दोनों में अंतर क्या है? बड़ा ही सिंपल सा अंतर है कि ये 5 kg बाय वेट है, ये 2 kg बाय वेट है, और दोनों में सेम चीज़ क्या है? क्वालिटी। मार्क्स कम होने की वजह से आंसर की क्वालिटी कम नहीं होती है। इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्वालिटी आपके क्वेश्चन की वही रहती है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन वही रहता है, सिर्फ कम होता है तो क्या? अंदर का कंटेंट, राइट। जहां पर आप एक चीज़ को डिस्क्रिप्टिव मैनर में 5 या 6 लाइन का दे रहे थे, 5 नंबर के क्वेश्चन में आप उसको 2 लाइन में फिनिश करेंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आप सभी लोग दिमाग में बैठाना, एंड उसी के बाद में क्या हो पाएगा, ये चीज़ें थोड़ी सी सही मैंने में चल। तो ये मैंने एक जस्ट ब्लूप्रिंट या किस तरीके से आंसर करना चाहिए, मैंने उस चीज़ के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने को बहुत सारे आएंगे, बट दिस इज द राइट वे टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनी टाइप क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, आपको इसी तरीके के स्टेप्स में लेकर के चलना पड़ता है ना। सिमिलरली जैसे आपसे ये पूछ लिया कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, राइट, तो प्रायर टू स्टार्ट विद द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये क्या है, ये कैसे है, एंड हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ लॉज? ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल को टारगेट करना है ना। अब क्योंकि इतना कंटेंट भी आपके पास में होना चाहिए ना, मेंडल को टारगेट करना, मेंडल ने पी प्लांट चुना था, थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी बतानी पड़ती हैं, है ना। एक ये होता है ना कि माइंड सेट करने के लिए, थीम बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि जब इतने नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पास में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम देते टाइम पे आपको ये ना सोचना पड़े कि अब इसके बाद में क्या लिखूँ। आपको उससे रिलेटेड जो आता हो आप वो लिखिए, ठीक। टू द पॉइंट चलना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो जाए या थोड़ा सा इधर हो जाए इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मार्क्स अगर गेन करने हैं, ये ना मार्क्स मतलब खींचने पड़ते हैं, और खींचने का यही तरीका है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं इतने श्योरिटी के साथ में इस चीज़ को कह सकता हूँ। फर्दर ये इस तरीके का मैंने बताया ना, इसी तरीके से अटेम्प्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ईयर। थोड़ा सा थर्ड ईयर के बारे में भी देख लेते हैं। थर्ड ईयर वाले बच्चों की भी बड़ी क्वेरीज आ रही हैं। देखिए अब जैसे ये मैंने थर्ड ईयर का पेपर ले रखा है कि बीएससी इसका 302 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी है ना, इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। अब थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कई सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि बच्चे पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। पहले इन द सेंस पहले तो सभी ने सब कुछ पढ़ा है, राइट, चाहे सेकंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट रहते हैं। जैसे अगर मैं यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, जेनेटिक कोड, कोडॉन्स, इन चेन इनिशिएशन, कोडॉन मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन। क्लास 12th नटशेल में अगर मैं बात कहूँ, क्लास 12th मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए कि न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन बन भी जाता है इवन, है ना, कि आप न्यूक्लिक एसिड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, आप इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, एंड व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर परफॉर्म्ड बाय अर्लियर साइंटिस्ट टू प्रूव दिस एज द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में, जिसमें क्या है आप अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे। एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत किससे हुई थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओके ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंट्स इनके बाद में किसने किया था? मैकलियोन मैककार्टी वाला, ठीक है ना, मैकलियोन एंड मैककार्टी वाला एक एक्सपेरिमेंट था। फर्दरमोर इसके बाद में क्या आया था? फ्रैंकलिन स्टेल वाला आया था, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए। तो एक क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज़ें, फ्रैंकलिन स्टेल कर लो, फ्रैंकलिन स्टेल STAHL, फ्रैंकलिन स्टेल नाम के साइंटिस्ट रहे एंड मैथ्यू मिशेल्सन थे, दोनों ने मिलकर के काम किया, एंड इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, ऐसा करके आ गया ना, एक ही बार में क्वेश्चन आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीटली बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक, जो कि BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा था। BSc सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर बायोकेमिस्ट्री था। बायोकेमिस्ट्री में 4 तरीके के मॉलिक्यूल्स में जनरली कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन वाली चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि न्यूक्लिक एसिड चौथा जो रहता है वो न्यूक्लिक एसिड रहता है। न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। इवन ये न्यूक्लिक एसिड और इधर में माइटोसिस मियोसिस वाला, दोनों पर मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियोज़
आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन दोनों टॉपिक्स फॉर, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम टाइम में। देखिए मेरी बात को समझिए कि अगर ये वीडियो देखकर, मात्र 15 या 17 मिनट की वीडियो देखकर, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो 10 मिनट की वीडियो देखकर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी भी तरीके का घाटा है ना। क्योंकि आपके पास में ये होता है ना कि जब मुझे अगर कोई समझाए तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी से गेन कर लूँगा, राइट। क्योंकि मैं अगर खुद से पढ़ूंगा, पहली बार पढ़ूंगा, तो मुझे लगेगा टाइम। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। कंप्लीटली सब पर बात लागू होती है, आप पर भी होती है, मेरे लेवल पर मुझ पर भी होती है, ओके ना। तो देख लेना, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। एक छोटा सा सजेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड एंड कोडॉन्स। कोडॉन्स की वही वाली प्रॉपर्टी, अनएम्बिगिटी होती है, कॉमालेस होते हैं, यूनिवर्सल कोडॉन्स होते हैं, स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं, सारी की सारी बातें आ जाती हैं, ठीक। फर्दर उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा डीप में निकलता है, एंड इट्स रेगुलेशन। यहाँ पर जो पॉइंट निकल करके आता है, ये पूरी तरीके से ट्रांसलेशन वाला पॉइंट है। ट्रांसलेशन में किस तरीके से काम होता है, ट्रांसलेशन वाला पॉइंट साथ के साथ में समझने से आपको डीएनए और आरएनए के बीच में भी डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एंड इवन व्हेन के आरएनए की भी 3 तरीके के टाइप्स ऑफ आरएनए हो गए, है ना, कि आपका आरआरएनए है, कि आपके पास में एमआरएनए है, कि आपके पास में क्या है, टीआरएनए है। इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तब जाकर के ये चीज़ें सेट होंगी, क्योंकि जब तक इन 3 चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, आप ट्रांसलेशन वाले पॉइंट को टारगेट ही नहीं कर सकते। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो प्रायर टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ टॉपिक के ये मैकेनिज्म कैसे है प्रोटीन सिंथेसिस का, इस वाले पॉइंट को तैयार कर लेना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज हैं कि डायग्राम किस तरीके से रखने हैं, या किस किस तरीके के डायग्राम हमें वहाँ पर बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो इसका देखिए सीधा सीधा सा आंसर है, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको उससे रिलेटेड डायग्राम आता हो, बनाएं, ठीक। इसमें किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक में बनाना है या उस टॉपिक में कोई डायग्राम नहीं बनाना है। अगर आता है तो बनाएं। अगर आपने कभी डायग्राम उसका देखा भी नहीं है तो अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल चीज़ें भी तैयार करें, सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ हमने ऐसा क्रिएट कर रखा है। जैसे अब ये वाला टॉपिक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, मैं तीनों डायग्राम बनाऊंगा। मैं आरआरएनए बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं एक लार्जर सब यूनिट बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा, एक स्मॉलर सब यूनिट बनाऊंगा। 80s 70s दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मैं थ्योरी में डालूंगा सारी की सारी चीज़ें। ये हो गया आरआरएनए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मात्र गिनती के 5 सेकंड लगे हैं ड्रॉ करने में, हो गया काम। लेबलिंग कर दो, लार्जर सब यूनिट हो गई एंड दिस वन इज द स्मॉलर सब यूनिट हो गई, ओके ना। फर्दर एक छोटा सा स्टैंड ये तैयार करूंगा जिस पर मैं ये लिखूंगा कि हाँ जी ये क्या है, 5' 3' जाता हुआ mRNA, ठीक। एक क्लोवर शेप्ड डायग्राम बनाऊंगा, किसका, टीआरएनए का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट डायग्राम आप चीज़ों को टारगेट नहीं कर सकते हैं बायोलॉजी में, ठीक है ना। क्लोवर शेप डायग्राम आई थिंक सभी को पता होगा कि किस तरीके का होता है। और साथ के साथ में लेबलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके ना। ये इस तरीके से ऐसा करते मैं, मतलब वो लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं हो पाई है, बट डायग्राम तो रहेगा, है ना। साथ के साथ में पॉइंट डालेंगे ACC वाला, ओके। देन 3' एंड 5', है ना, कि DHU लूप है कि एंटीकोडन लूप है। जैसे कि ये वाली कौन सी होती है, दिस वन इज द DHU लूप, है ना। DHU लूप, और क्या कहते हैं इसको, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज सिंथेटेज एडप्शन साइट, है ना। दिस वन इज द एंटीकोडन लूप। मैं जस्ट आपको, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तरीका कि हाँ जी ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं। T5C लूप ये वाला होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, टारगेट करनी पड़ती हैं। मैं डायग्राम वाली बात को बता रहा हूँ कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आपको एक एक पॉइंट पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें पूछने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हाँ जी डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है। बात निकलती है, बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि डायग्राम क्या बनाना है या डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखिए पढ़ते पढ़ते आपने इतनी सारी चीज़ें तो सीख ली थी कि डायग्राम कैसे कैसे तैयार करने हैं। जैसे डीएनए है तो डीएनए वाला डायग्राम बना दें, है ना। ज़रूरी नहीं कि किताब का देखा हुआ छापें, नहीं, लेकिन आपके मेमोरी में वो वाली चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि हाँ जी वो चीज़ें कैसे टारगेट करनी है। देखिए फिर से वही वाले पॉइंट्स आ गए कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड, बायोकेमिस्ट्री, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, vitamins and hormones, enzymes, active sites, specificity, mechanism factors, general specific
एंजाइम काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स वाले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी, ऐसा करके। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री वाले पॉइंट्स हो सकता है, देखिए आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ में, है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बायोएनर्जेटिक्स वाले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी सेट रहती हैं बच्चे की, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इन वाले टॉपिक्स को तैयार कर लो, यहाँ तक का एंजाइम काइनेटिक्स, इवन एंजाइम काइनेटिक्स भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक का कर लो, मैकेनिज्म फैक्टर्स तक। भाई 5 टॉपिक तैयार किए, 2 क्वेश्चन तो फंसेंगे, है ना। एक मैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाली बात बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पर कोई टॉपिक अगर तैयार नहीं हो रहा है तो ड्रॉप करो, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी हैं, 10 में से 4 करने हैं, बड़े इजीली हो जाएंगे, कोई ऐसी भारी दिक्कत नहीं आएगी, बिलीव मी, है ना। फर्दर आगे समझते हैं चीज़ों को थोड़ा सा कि और इसके अलावा क्या हो सकता है। जैसे ये वाली है रेप्लिकेशन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल डोग्मा में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, सेंट्रल डोग्मा में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही। हो सके तो टारगेट करते हुए चलना, है ना। बाकी तो ये है कि अगर नहीं हुआ है तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देखो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती हैं लास्ट मोमेंट पर, इनको छोड़ना मत, रिवाइज कर लेना। और अच्छा, एक और मजे की बात बताऊँ इसमें, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ बिल्डिंग वाली चीज़ें पढ़ी हैं, बेस नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है 12th और 11th पढ़ करके, है ना। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें किसकी चल रही हैं, क्लास 12th की, ओके ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्दर मोर इसके आगे क्या है, इसके आगे अगला पॉइंट, फर्दर मोर इसके बाद में एक यूनिट और बचती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड, ट्रांसफरेज, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, माइक्रोबियल, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। नटशेल में बताऊं, क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पूरी तरीके से तैयार कर लेना। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दोनों ही चीज़ें तैयार कर लेना। अब जैसे एक छोटा सा मैं अगर क्वेश्चन उठाऊँ कि मेडिसिन फील्ड में किस तरीके से इसका यूज़ हो सकता है, तो देखिए ड्रग्स बन सकते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स बन सकते हैं, है ना। और क्या बन सकता है, हम लोगों ने इंसुलिन तैयार किया था, हम लोग माइक्रोबियल एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं, है ना। टूल्स एंड टेक्निक वाली चीज़ें पढ़ना, PCR वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ कर जाना, ठीक है। इतने में से अगर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन जाने से है, राइट। अगर आपने थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी करी है, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, है ना। साथ के साथ में राइटिंग पैटर्न अपना ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया कि मार्क्स बढ़ने और घटने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कम होती है, क्वांटिटी में किसी भी तरीके की गिरावट नहीं आती है। तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पॉजिटिव माइंड के साथ में, हिम्मत के साथ में दीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें मेरी तरफ से थी आप लोगों के लिए। अगर इसके बाद में भी आपको अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो या किसी भी तरीके का कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम, है ना। कहीं भी पूछिए आप मुझसे, जहाँ भी, जो बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, आप वहाँ पूछिए, जो नहीं जानते, जो सोशली जुड़े हुए हैं, वो सोशली पूछिए, किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। किसी भी बच्चे के लिए किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू, राइट, बिकॉज यू आर द वन जिसकी वजह से चीज़ें इतनी सारी हो पा रही हैं। यू आर मतलब कि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, है ना, मेरे पास में बहुत सही स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, राइट। आप सभी इन्वॉल्व हैं उसमें, एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े तक, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये उन सभी के लिए है, क्योंकि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना कि द्रोणाचार्य जी को गुरु द्रोणाचार्य बनाने वाले उनके शिष्य थे, एंड यू आर दैट शिष्य, ओके। सो आप ही की वजह से है ये इतना सारा चीज़ें हो पाती हैं। आप लोगों के पॉजिटिव विशेस रहती हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहती हैं, एंड दे गिव मी एनर्जी कंटिन्यूसली कि मैं और ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करूँ, मैं और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करूँ। ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करें तो आप भी दूसरों की हेल्प करें, दिस इज़ द ओनली रूल, ओके ना। चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, चेन है, एक के पीछे एक चलता रहता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।